नमस्कार। आज लोकसभा 2024 की चर्चा के लिए हमारे साथ में अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के राष्ट्रीय सचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी राजू जी चौतमल हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो राजू जी चौतमल जी, आपका स्वागत। धन्यवाद जय भीम। तो आज की जो चर्चा है, आपको पता है सभी लोगों की कि लोकसभा 2024 नज़दीक आ रहा है और सभी उम्मीदवार अपने अपने प्रचारों में लगे हुए हैं। इसी बीच में जो आज तक हम अमरावती में कहा जाता था कि कोई तिरंगी लड़त होगी, पर अभी धीरे धीरे लोग कहने लगे हैं कि चौरंगी लड़त होगी। तो ये चौरंगी लड़त में चौथा उम्मीदवार जो आया हुआ है, उन्हीं के बारे में माननीय आनंदराज जी आंबेडकर, जो रिपब्लिकन सेना इस पक्ष के ऊपर खड़े हैं, उनके बारे में हम आज राजू जी से चर्चा करने वाले हैं। तो राजू जी, आपको क्या लगता है कि दलित राजनीति में आनंदराज आंबेडकर जो मुंबई से यहाँ आए हुए हैं, तो क्या वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीजेपी को दरार दे पाएंगे, या उनकी उम्मीदवारी से कुछ खतरा हो पाएगा या नहीं हो? नहीं, देखिए विनोद जी, दरअसल बात क्या है, आनंदराज जी आंबेडकर बाबा साहब के पुत्र, एक लंबा इतिहास। उनका जन्म मुंबई दादर में हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई लगभग सभी उसी जगह। उनका कार्यक्षेत्र भी मुंबई है। हिंदू मिल के प्रणेता के रूप में उनकी ख्याति फैली हुई। दरअसल क्या हुआ, आज उनकी उम्र लगभग 60 के ऊपर है। आज तक वो अमरावती में आई नहीं। अमरावती का नाम शायद उन्होंने सुना भी नहीं। ऊंची हस्ती है ना, लेकिन एक समय पर उन्होंने यहाँ अमरावती का लोकसभा चुनाव लड़ने का जो मानस व्यक्त किया है, वो मेरे समझ से परे। अगर आपको राजनीति में आना है, आप आइए। बाबा साहब का वारस है, ये हमारे सर पर एक ताज के समान है, होना ही चाहिए। आपके बाबा साहब का खून है, लेकिन उनका जो मानस है लड़ने का लोकसभा उम्मीदवार के रूप में, वो अमरावती से उन्होंने शुरुआत किया था महाविकास आघाड़ी से टिकट प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने कहा था अगर टिकट मिलती है महाविकास आघाड़ी की तो मैं अमरावती से लड़ूंगा, अन्यथा नहीं। तो इसके बेस पर लोगों ने उनको थोड़ा बहुत समर्थन भी दिया। कुछ कार्यकर्ता भी बने, अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम भी चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ऐसी हो गई कि उन्हें महाविकास आघाड़ी की टिकट मिली नहीं। अब उन्हें मिली नहीं, उसके लिए इन्होंने कितने प्रयत्न किया, उस पर भी ध्यान देने लायक था। क्योंकि उन्होंने शरद पवार जी से एक दो बार शायद चर्चा किया टिकट। शरद पवार जी ने शायद उन्हें आश्वासन भी दिया, उनको देते हैं, विषय नहीं है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कांग्रेस से बात चालू की, जितना मेरी जानकारी है। कांग्रेस ने उन्हें कर्नाटक से ऑफर किया था, उन्होंने मना किया। कांग्रेस ने उन्हें बाबा साहब की परंपरागत से उत्तर पश्चिम मुंबई की कहा, उन्होंने नहीं कहा। उसके बाद में शरद पवार जी से बात किया। अब दरअसल क्या है, शरद पवार जी से बात करने के बाद उन्होंने कांग्रेस से भी संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि ये लगभग सभी को पता था, 6 महीने से पता था कि अमरावती की सीट, लोकसभा की सीट जो है वो कांग्रेस को छोड़नी है। शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी थी। उसके बाद में यहाँ उम्मीदवार वरुण भाऊ अम्बेडकर फिक्स थे, 6 महीने से ही लगभग चालू। फिर भी फिर भी आनंदराज जी आंबेडकर ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अब यहाँ जब टिकट फिक्स हो गए महाविकास आघाड़ी की कांग्रेस के, वरुण भाऊ फिक्स हो गए। ठीक है, अभी वरुण भाऊ लड़ने के लिए उन्होंने फॉर्म भी भरा। लेकिन उनके अगेंस्ट में कैसा है, वरुण भाऊ वानखड़े एक जमीन से जुड़े हुए स्थानीय कैंडिडेट। बाबा साहब आंबेडकर का ब्लड, रक्त जिसे कहते हैं, बाबा साहब किसी के सामने जाके खड़े होकर आह्वान दे कि मुझे तो उचित नहीं है, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर एक आंबेडकर ब्रांड। आंबेडकर किसी के सामने जाके खड़े हो जाए तो ठीक नहीं करना, वो भी लोकसभा चुनाव के रूप में। लेकिन आनंदराज जी ने वो काम किया, ठीक है, कोई हरकत नहीं, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। बाबा साहब ने खुद संविधान में तरबूत की भी है, लड़े। लेकिन यहाँ आने के बाद आनंदराज जी ने यहाँ आने के बाद समर्थन के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी से संपर्क किया।
वंचित वालों ने उन्हें समर्थन नहीं दिया, हालांकि उनके बड़े भाई की पार्टी है, प्रकाश बाला साहब आम्बेडकर की पार्टी है, उन्हें समर्थन नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन प्रकाश आम्बेडकर जी ने अपने कैंडिडेट पूरे महाराष्ट्र में खड़े करने की घोषणा किया। इसी के तहत उन्होंने अमरावती से एक प्राजक्ता पिलेवन के नाम से भी घोषणा की। अब खुद के भाई की पार्टी अगर उनके विरोध में अगर उम्मीदवार देते हैं प्रकाश आम्बेडकर, तो जाहिर है कि आनंदराज आम्बेडकर नाराज हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं यहाँ से खड़े नहीं हूँ। लेकिन मुंबई में जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, 2 दिन में वो वापस आए और वंचित के समर्थन से आए और यहाँ पर अपनी सीट डिक्लेयर कर दिया, बाकी का लोकसभा का काम भी कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हम समझते हैं। अभी यहाँ के निवर्तमान खासदार कौन? युवा स्वाभिमान से नवनीत राणा अपक्ष थे, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी से जीत कर आए थे। अब आनंदराज जी आम्बेडकर का काम क्या है? निवर्तमान का सांसद, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, स्टेट की सरकार, उसके बाद में केंद्र की सरकार, इनके विरोध में उन्होंने प्रचार करना चाहिए ना। प्रचार करना, सत्ता से प्रश्न पूछा जाना चाहिए, सत्ता के विरोध में प्रचार करना चाहिए। लेकिन आनंदराज जी का पूरा 90% से लेकर 99% तक उनका पूरा फोकस है यहाँ के कांग्रेस उम्मीदवार बलन भाव वानखड़े को हराना, उनके विरोध में प्रचार कर रहे हैं। ये समस्या, ये समझ मैं आपको आपके अगले प्रश्न के रूप में बताऊंगा जरूर। लेकिन बलन भाव को हराने का मानस आनंदराज आम्बेडकर क्यों कर रहे हैं? उन्होंने नवनीत राणा को हराना चाहिए, क्योंकि निवर्तमान खासदार होगा। बीजेपी की खासदार नहीं कहा जाएगा, बीजेपी को तो समर्थन दिया हुआ है ना, तो बीजेपी का खासदार पकड़ो। बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी की टिकट से ही खड़ी है अभी, तो उनके विरोध में प्रचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे हैं, जो सत्ता में 10 साल से नहीं है, जो स्टेट में नहीं है, जो सेंट्रल में नहीं है, उनके विरोध में प्रचार करके आनंदराज आम्बेडकर सिद्ध क्या करना चाहता है, ये समाज को सोचने लायक एक पॉइंट खुद आनंदराज आम्बेडकर दे चुके हैं। तो आपने सही कहा कि शुरू से प्रकाश आम्बेडकर जी हो या आनंदराज आम्बेडकर जी हो, जी, इन्होंने पिछले 5 साल से संविधान बचाने के लिए बीजेपी तथा नरेंद्र मोदी जी को हराना है, यही समाज के सामने उदाहरण रखा था। पर मैंने अभी देखा कि किसी पेपर में मैंने ये भी पढ़ा कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक संघ वालों को सपोर्ट नहीं किया और संघ वालों को कभी उतना सम्मान नहीं दिया जो इसके पूर्व पंतप्रधान रहते थे उन्होंने दिया है। तो प्रकाश आम्बेडकर जी का ये स्टेटमेंट भी आया है कि अगर ऐसा है तो नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से गिराने के लिए आरएसएस वाले प्रकाश आम्बेडकर जी के वंचित आघाड़ी को सहयोग करे। विनोद जी, क्या है, 2 दिन से मेरे ख्याल से पेपर एक क्लिप है, पेपर की कतरन है, वो पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर और सोशल मीडिया में वायरल है। बाकायदा उसमें प्रकाश आम्बेडकर जी का स्टेटमेंट है कि आरएसएस ने वंचित वालों को सपोर्ट करना चाहिए। ये कितनी बड़ी बात है। बाबा साहब आम्बेडकर का पूरा जीवन आरएसएस, हिंदू महासभा, हिंदुत्व की जो पार्टी है उनके साथ लड़ने में है। इवन जो कांग्रेस में हिंदुत्ववादी लोग थे, इसी वजह से बाबा साहब ने कांग्रेस का भी विरोध किया। जहाँ महात्मा गांधी तक वो विरोध पहुँचा, महात्मा गांधी बाबा साहब आम्बेडकर का आपसी संघर्ष आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं। तो कांग्रेस ने उसमें कितना पेट्रोल डाला, कितनी आग लगाई है, ये तो बाबा साहब के खुद के खंड में लिखे हुए हैं। हमारा दलित समाज को पढ़ता नहीं है, पढ़ता भी होगा तो पता नहीं है क्या सोचते हैं, इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन प्रकाश आम्बेडकर अगर आरएसएस समर्थन मांगते हैं तो उसका कारण क्या है, वो सोचने वाली बात। कांग्रेस के अति विरोध जो है, जैसे काशीराम जी ने अति विरोध किया कांग्रेस का, रिपब्लिकन पार्टी वाले भी अति विरोध करते हैं कांग्रेस का। इस विरोध ने दलित समाज को आरएसएस के एकदम पास में लेकर गए। पता नहीं कल चल के रिपब्लिकन पार्टियां या दलित समाज की पार्टियां या पीएसपी या जितने भी दलित मूवमेंट की संगठन है, वो कल चल के आरएसएस के इसमें शामिल हो जाए, वो भी दिन देख सकते हैं। और इन्हें पता होना चाहिए, हमसे हमारे ऊपर के जो लीडर है, प्रकाश आम्बेडकर, रामदास जी आठवले, जोगेंद्र जी गवाड़ है, राजेंद्र जी गवई, उधर यूपी में मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, इन्हें पता होना चाहिए कि दलित समाज के पतन का कारण ही एकमेव कारण आरएसएस है।
आरएसएस जब तक है तब तक दलित समाज का उद्धार तो हो ही नहीं सकता ना। जातिवाद किसने लाया? इन्होंने लाया। वर्ण व्यवस्था किसने लाया? इन्होंने ही लाया। संसद में दलित समाज के प्रतिनिधित्व को नाकारने वाले कौन है? यही लोग है। बाबा साहब का हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? उस समय के आरएसएस हिंदू महासभा और हिंदू राम राज्य परिषद के जो राम शास्त्री आचरेकर थे, उन्होंने किया ना। हिंदू कोड बिल भाई बाबा साहब ने लिखा है, ये कौन होते हैं लिखने वाले महिलाओं के बारे में लिखने के लिए? तो वो उस नाराजगी की वजह से बाबा साहब ने सही मायने में इस्तीफा दिया। इसका भी तो खूब प्रचार करते हैं ना, दलित समाज के बड़े लीडर ही करते हैं जी। वो तो नेहरू जी की कल्पना थी, नेहरू जी ने कहा, बाबा साहब को बाबा साहब ने लिखा, और बाबा साहब ने इस्तीफा देने के बाद भी नेहरू जी माने नहीं। उन्होंने उस हिंदू कोड बिल के 4 भाग किए और एक पास किया। वही हिंदू कोड बिल 4 भागों में चल रहा है, ये तो सभी को पता है ना। लेकिन आरएसएस से समर्थन मांगना ये कहाँ तक जायज है? और ये हमारा दलित समाज सोच क्यों नहीं रहा? क्या बात है, ये जरूरी है जानना। क्या अभी दलित समाज का मानस आरएसएस के फेवर में हो गया है? कांग्रेस का अति विरोध मतलब आरएसएस के एकदम पास में जाना है? ये बाबा साहब अम्बेडकर बाबा साहब की जो सीख है वो पाल क्यों नहीं रहे, समझ क्यों नहीं रहे? बाबा साहब मरते मर गए, उन्होंने अंतिम समय तक कांग्रेस को सपोर्ट किया, हर चीज में कांग्रेस को सपोर्ट किया, लेकिन उस समय में आरएसएस और हिंदू महासभा का सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, किसी हालत में नहीं किया। उसी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर और सावरकर के बीच में क्रैशेस भी हुए। ये चीजें बाबा साहब अम्बेडकर को समझना चाहिए, किस हिसाब से वो कह रहे हैं कि आरएसएस का समर्थन हमें चाहिए। मुझे भी थोड़ा सा अचंभा हुआ जब मैंने वो पेपर कटिंग पढ़ी। तो जो संविधान बचाने वाले हैं वो संविधान तोड़ने वालों के साथ में कैसे हो सकते हैं? इसी प्रश्नों को लेके मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जब हमने अभी तक संविधान बचाने की बात की तो संविधान विरोधी लोगों के साथ में हम कैसे जा सकते हैं? और क्या राजनीति इस लेवल तक नीचे चली गई है कि हमें दुश्मनों का सहारा लेने पड़ेगा? और आनंदराज आंबेडकर साहब यहाँ का अमरावती का हम अगर लोकसभा की बात करेंगे तो केवल और केवल बौद्धों के भरोसे पे चुन के आ सकते हैं क्या? नहीं, डेफिनेट बिल्कुल नहीं। बौद्ध समाज के जो अभी पेपर कतरन की बात बता रही हो सोशल मीडिया में 6 लाख वोट है ऐसा कहते हैं, इतने वोट नहीं। बौद्ध समाज के वोट ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 लाख, और वो 100% वोट मिलने के बावजूद 3.5 लाख के होंगे ना, कहाँ से जितने? यहाँ कम से कम 5-6 लाख के बीच में वोटिंग होगी। उन्हें इतर अदर समाज के भी वोट लगेंगे। आनंदराज आंबेडकर सिर्फ बौद्धों के वोट लेने के लिए खड़े हैं तो ये सोचना नहीं पड़ता, या उन्हें डिवाइडेशन करके अपोजिट पार्टी को जिताना है ये भी सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके जो कार्यक्रम लगे या उनके जो भाषण है या उनके कार्यकर्ताओं के जो स्टेटमेंट्स आते हैं कि हमें किसी भी हालत में कांग्रेस को हराना है, और उस कांग्रेस को हराने के लिए समर्थन अगर आनंदराज आंबेडकर देते हैं तो मैं तो सोचता हूँ कि आनंदराज आंबेडकर सच में अमरावती से लोकसभा जीतने के लिए आए हैं या फिर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए, ये सोचना है। क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट्स है उनके बीजेपी या आरएसएस या बीजेपी के कैंडिडेट या प्रहार के कैंडिडेट के विरोध में दिखे ही नहीं, वो टोटली बरन वानखड़े के विरोध में प्रचार मतलब कांग्रेस के विरोध में प्रचार। कांग्रेस का अति विरोध जो है बाबा साहब के मनभेद थे, मनभेद नहीं। जब जब कांग्रेस को जरूरत पड़ती थी बाबा साहब अम्बेडकर मतभेद खुलकर कांग्रेस के साथ में समझौता कर लेते थे। आज ये हो गई, ये मतभेद के चक्कर में कांग्रेस के अति विरोध के चक्कर में मतभेद के चक्कर में मतभेद कर रहे। यहाँ आनंदराज आंबेडकर स्थायी निवासी नहीं, आनंदराज आंबेडकर ने कभी अमरावती देखी नहीं, आनंदराज आंबेडकर को अमरावती से कुछ लेना देना नहीं, उनका तो टोटली मुंबई था ना। वहाँ से यहाँ आकर लड़ना और यहाँ पर एक भावनिक आह्वान तैयार करना, मुझे लगता है यहाँ बहुत बड़ा शहर है। क्योंकि बुलंद भाव वानखेड़े की जो सीट है लोकसभा सीट है वो कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जा सकती थी, लेकिन आनंदराज जी की वजह से वो सुरक्षित नहीं है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फिर भी आनंदराज जी कितने वोट लेंगे उस पर डिपेंडिंग है बुलंद भाव वानखेड़े की जीत।
जीतेंगे जरूर बलराम भगवान का, लेकिन लीडें कितनी होंगी ये डिपेंडिंग है आनंदराज आंबेडकर कितने वोट लेंगे। जमाना जब तो होंगे तो 2 लाख से जीत सकते हैं, जमाना जब तो नहीं होगा 1 लाख से जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे बलराम भाव जीतेंगे। और बलराम भाव वानखड़े को जो बदनाम करने का जो फंडा अभी शुरू है वो पांडरी गाँव है, और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में पांडरी जो गाँव है जनरल सोची का उसका विषय आएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप उसका प्रश्न पूछेंगे अपने ढंग से तो उसके हिसाब से जवाब दे सकते। जैसे कि हमने देखा है कि आपने कहा कि आनंदराज भी बलवंत वानखड़े का विरोध कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीदवार एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर मुझे और एक सवाल था कि इसमें जो उम्मीदवार का मेन मुद्दा है, जो महंगाई है, रोजगार है, यहाँ के शिक्षा का मामला है, जो यहाँ के दलितों का या गरीब लोगों का, जो आदिवासी लोग हैं उनके जंगल का मामला है, इस किसी भी और सबसे बड़ी अगर समस्या अमरावती जिले में मेलघाट को लेके भी है तो वो पानी समस्या है। इस पे किसी उम्मीदवार को हम चर्चा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? इसके बारे में मेरा स्पष्ट कहना है, सेंट्रल में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जब वो ही इस विषय में मुद्दे नहीं उठा पा रहे तो ये तो स्थानीय उम्मीदवार कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो घोषित किया है, उसमें जल जमीन जंगल का जो है उनके 5 न्याय योजना में आए हुए हैं। और मैं ऐसा सोचता हूँ मनोज जी कि कांग्रेस मैनिफेस्टो के बारे में विस्तार से चर्चा करें, लेकिन यहाँ का जो अभी जो प्रॉब्लम अभी जो आपने कहा है तो मैं दूसरे भी उम्मीदवारों के विषय में बोलने से ज़्यादा मैं अपने समाज के उम्मीदवार के बारे में बात करूँ। मुझे आनंदराज आंबेडकर ने पानी के प्रश्न पर कभी आंदोलन करते हुए दिखे नहीं। आनंदराज आंबेडकर कभी महंगाई के विरोध में आंदोलन करते हुए दिखे नहीं। आनंदराज आंबेडकर बेरोजगारी के प्रश्न को उन्होंने कभी उठाया ऐसा नहीं देखा। महाराष्ट्र के 72,000 स्कूल प्राइवेट हो गए, उसके बारे में आनंदराज ने अभी तक कोई स्टेटमेंट किया नहीं, ऐसा मुझे करने में नहीं आंदोलन की बात। दूसरी बात, कोरोना का जो काल था, कोरोना काल में जो पूरा देश हतबल था, उसमें आनंदराज जी का कुछ भी योगदान मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मैं भी मीडिया में रहता हूँ। अचानक ऐसा क्या होगा कि अमरावती का विकास करने के लिए मैं मुंबई से अमरावती आया हूँ, ये कहकर यहाँ उम्मीदवारी के रूप में ताल ठोक रहे, कदम जमाने की कोशिश कर रहे, मैं समर्थन भी मिला कुछ लोगों को, जाहिर है मिलना ही है, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज है कुछ मिलना ही है, लेकिन यहाँ अगर उनकी वजह से अगर बलराम भाव वानखड़े की सीट को धोखा पहुँचता है, वो धोखा एक्चुअल किसे होगा? उस व्यक्ति को होगा, उस संस्था को होगा, उस पार्टी को होगा जो बेरोजगारी के लिए लड़ रही है, जो महंगाई के विरोध में लड़ रही है, जो यहाँ की स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लड़ रही है, जो यहाँ के जल जमीन जंगल के विषय में आदिवासियों के लिए लड़ रही है। ये नुकसान किसका होगा? डेफिनेटली बात ये है कि पूरे समाज का नुकसान है, और इस पूरे समाज का नुकसान करने का अगर जिम्मेदार कोई होगा, हमारा आज आंबेडकर का नाम लूँगा, वो अम्बेडकर है। अम्बेडकर किसी के सामने जाकर खड़े नहीं रहते, उनके सामने खड़े होने वालों की लाइन लगनी चाहिए। कम से कम इतनी तो उन्होंने इज्जत रखना चाहिए था अम्बेडकर नाम की। क्यों नहीं रखा? बाबा साहब है क्या किसी के सामने खड़े रहने के लिए? किसी इसमें उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र चुना, वहाँ प्रचार किया, लोग उनको हराने के लिए गए थे, काजड़ का वोट का ये वो आए थे। अम्बेडकर कभी नहीं जाते। अम्बेडकर की इज्जत का सवाल है इस समय में। आनंदराज जी को अभी भी समय है, अभी भी बड़ा मन दिखा के वो घोषित कर सकते हैं बलराम भाव वानखड़े को मैंने समर्थन किया। उन्हें क्या है, उन्हें तो बहुत ऊंची पोस्ट मिलेगी आनंदराज जी को, लेकिन देश के बारे में सोचने वाले को मिलेंगे। देश के बारे में सोचना इस समय में इतने सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उनकी कोई चर्चा अभी तक डिबेट नहीं आई है, पेपर प्रेस कांग्रेस में नहीं आया। सिर्फ कांग्रेस का विरोध और बलराम भाव वानखड़े को किसी भी रूप में हराना, यही उनका मानस है, और इसके लिए उनके कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता थोड़े ना समझ कहो या नेता की भक्ति जिसे कहते हैं, या अम्बेडकर नाम का जो भले है, जो भावना है, उसकी वजह से उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। ठीक है, समर्थन दिया है आनंदराज जी को, लेकिन 26 अप्रैल को जब यहाँ वोटिंग होगी
तो शायद अमरावती की जनता और उनको समर्थन देने वाले जो बड़े लीडर्स है वो भी सोचेंगे नहीं, आनंद राज्य मुंबई चले जाएंगे, हमें अमरावती में रहना है, तो अमरावती के कैंडिडेट को ही वोटिंग करें। ऐसा मानस 26 अप्रैल को बदल सकता है, समझे। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो अभी बात कही है कि आनंदराज अंबेडकर ने अभी तक किसी मुद्दे को लेकर कोई आंदोलन नहीं किया, या उनके कार्यकर्ता या पदाधिकारी या उनकी जो पक्ष है उन्होंने भी किसी प्रकार का इस प्रकार से आंदोलन नहीं किया। तो हो सकता है कि अभी जो आपने उदाहरण बताया कि पांडरी जो हमारे जी, जी। अमरावती जिले में एक गांव है, वहाँ पे एक मुद्दा अभी दलितों का काफ़ी गरमाया हुआ था, और प्रशासन ने इसमें काफ़ी सख्ताई अपनाई थी और उसमें दलितों को मार भी पड़ी। हाँ बिल्कुल। और उसी वजह से काफ़ी लोग बलवंत वानखेड़े से नाराज हुए थे, और उस समय बच्चू कडू या फिर आनंदराज जी आम्बेडकर या प्रकाश आम्बेडकर जी। साहब ने दलितों का साथ देने की बात कही थी। तो आप थोड़ा सा विस्तार से पांडरी प्रकरण पे बता सकते हैं? विनोद जी, दरअसल पांडरी गांव अंजनगांव सुरजी तहसील में आता है, अमरावती जिले का बड़ा गांव है। और वो गांव एक्चुअल मेरे जो फ्रेंड है श्रीकांत रायगोले, उनके दादाजी ने बसाया रायगोले कंपनी। और एक्चुअल मेरी मौसी की लड़की को वहाँ पर ब्याही गई है, उसकी शादी हो चुकी है, तो मेरा आना जाना लगा रहता है। तो पांडरी के विषय में मैं काफ़ी अच्छे ढंग से जानता हूँ। दरअसल क्या होगा 2019 में एक मुद्दा आया ग्राम पंचायत सभा में कि गांव के जो मुख्य रास्ता है, मेन रोड है, उस रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर का एक गेट तैयार किया जाए लोक वर्ग से प्रवेश द्वार, लोक वर्ग के द्वारा। तो ग्राम पंचायत में खराब पास है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, 2 महीने के बाद ही कोरोना का काल आया, और कोरोना काल आने के बाद उसकी ग्राम पंचायत की बॉडी दूसरी साल 21 में चेंज होने के बाद भी कोरोना लंबा चला, और 2024 की 26 जनवरी एक दूसरा ठराव पास किया। उस ठराव में भी प्रवेश द्वार की अनुमति थी। लोगों ने पैसे भी जमा किए, 75,000 मेरे ख्याल से जमा किए, और इस प्रवेश द्वार के लिए महामार्ग से परमिशन भी मिल गई, तहसील से भी परमिशन मिल गई, वहाँ के एसडीओ ने भी परमिशन मिल गई, कलेक्टर वगैरह सब परमिशन। एक्चुअल क्या हो गया, वहाँ पर 2 समुदाय, समुदाय और एक उच्च वर्णीय समुदाय का कहना है कि वहाँ बाबा साहब आम्बेडकर का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इस विषय में दोनों समुदाय में बाचाबाची जिसे कहते हैं संघर्ष चल रहा है। उस संघर्ष के चक्कर में क्या होगा, बहुत सारे वाद विवाद हुए। उस वाद विवाद का रूपांतरण हुआ है पुलिस स्टेशन में। 300 लोगों पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल है ऐसे समुदाय, और इनकी तरफ से एट्रोसिटी दाखिल वहाँ पे 17 लोग। अब कैसा 2 मैटर हो गए, एक एट्रोसिटी का और प्रवेश द्वार। गाँव वालों ने तय किया कि वहाँ पर प्रवेश द्वार भी होना चाहिए, और एट्रोसिटी की जो केस है वो उसी समय में तात्काल जिसे कहते हैं इन्हें गिरफ्तार किया जाए, ऐसी इनकी मांग नहीं थी। लेकिन ऐसा है विनोद जी, एट्रोसिटी की केस अभी कांग्रेस का शासन है। कांग्रेस के समय में एट्रोसिटी का जो अमेंडमेंट है बहुत स्ट्रांग था, यानी उसमें 6 महीने नो जमानत और उसी समय में गिरफ्तार किया सकता। लेकिन मोदी सरकार ने उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करके उसको इतना ढीला कर दिया कि अभी एट्रोसिटी नॉमिनल केसेस के जैसे होते हैं। एट्रोसिटी में चौकसी लगेंगी, तो अदर जाति के लोगों के सर्टिफिकेट उसके गवाह भी लगेंगे। ये चक्कर में पुलिस वाले उसे, लेकिन गांव वालों ने या किसी बाहरी लोगों के बहकावे में ये तय किया कि जब तक उसको प्रवेश द्वार को बाबा साहब आम्बेडकर का बनता नहीं है और इसे एट्रोसिटी के अंदर गिरफ्तार नहीं करें, तब तक हम गांव में नहीं जाएंगे, हम गांव छोड़ देंगे। गांव छोड़ने की प्रक्रिया उनकी चालू है। जैसे गांव छोड़ाने के लिए गए, गलन भाव वानखेड़े ने उनको समझाया कि आप ऐसा करो मत, मैं करके दूंगा, मेरी नीति से करके दूंगा, आप टेंशन मत करो। लेकिन इन्होंने बलन भाव वानखेड़े की भी नहीं सुनी। बलन भाव वानखेड़े एक्चुअली वहाँ का विधायक नहीं। उसके बाद में गाँव वालों ने गाँव छोड़ दिया। गाँव छोड़ने के बाद उन्होंने कहा हम मुंबई जाएंगे, उन्होंने मुंबई जाना चाहिए। वो आए अमरावती विभागीय कार्यालय में। जब जैसे ही पहुँचे तो उसके 2 दिन पहले यहाँ के जो जिला परिषद के सीओ है, सीओ मैडम ने वो जो
केसेस थी उसको स्टे किया हुआ। स्टे मतलब आपकी वो जो ग्राम पंचायत का ठहराव है वो वैसे ही रहेगा, मतलब प्रविधार बनेगा। उसके बाद में जो केसेस है वो भी वैसे ही रहेंगे, उसकी सुनवाई होगी। इतना करने के बाद में भी गांव वालों ने कुछ भी नहीं मना कर, उनका इतना ही कहना था कि हमें आज ही चाहिए, ठीक है ना, आज ही गेट चाहिए और आज ही उसे अंदर करना चाहिए एट्रोसिटी में। ये पॉसिबल नहीं है। कानून भी कोई चीज है ना, बाबा साहब का ही लिखा हुआ कानून है, उसको फॉलो करना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में जो विरोधी पार्टी वाले हैं उन्होंने बलन भाऊ वानखेड़े का नाम बदनाम कर दिया, जबकि बलन भाऊ वानखेड़े का इसमें संबंध ही नहीं है। वो सिर्फ उस एरिया के विधायक है। अब विधायक होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं करूंगा, मैं करके दूंगा, लेकिन तो कुछ दिन तो दीजिए, 2 4 5 दिन। ये चक्कर में वो आंदोलन विभागीय आयुक्त कार्यालय में 4 दिन चला और 4 दिन के बाद असामाजिक तत्व कुछ थे जिन्होंने पत्थरबाजी किया, जिन्होंने कांच की बोतलें फेंकी, वो लाठीचार्ज हुआ। वो लाठीचार्ज होने के बाद में लोगों को उनके गांव भेजा गया। उसमें भी बहुत सारे स्वयंसेवी संगठनों ने मेहनत किया और अपनी बसेस वगैरह से उनके गाँव में भेजा। अभी वो गाँव शांत है। वो शांत गांव में अभी अनुराज आम्बेडकर रहेंगे या दूसरे कोई भी नेता, वहां जाके उन्हें फिर से बरकरार है। अगर पांडरी गांव में जो शांति है, अभी अशांति फैलाने के लिए क्या जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। वहां जाने का मतलब ऐसा है कि जन भावनाओं को, ठीक है आप जाओ समझाने के लिए जाओ, किसी दीजिए, लेकिन जब आंदोलन चल रहा था तब कहाँ थे? तब मुंबई में थे ना, तब दोनों भाइयों की पार्टियां मुंबई में थे, दोनों भाई भी उधर थे। वो अंजनगांव सोशल में क्यों नहीं है? देखिए चुनाव का समय, चुनाव का मुद्दा जन भावनाओं के से रिलेटेड होता है और जन भावनाओं को भड़काने के लिए आप अभी वो मुद्दा उठाना मुझे तो उचित नहीं समझता। इतने में भी ये हुआ है कि कलेक्टर ने उसे उस गेट के लिए परमिशन फिर से निकाली है, वो गेट बनेगा, फिर भी वो मुद्दा निकल रहा है। और वो मुद्दा निकालने के लिए बलन भाऊ वानखेड़े को यहाँ तक कहा कि बलन भाऊ वानखेड़े अम्बेडकरवादी ही नहीं है। ये कौन होते हैं वैसे अम्बेडकरवादी डिक्लेयर करने वाले और ना डिक्लेयर करने वाले? बलन भाऊ वानखेड़े प्योर बुद्धिस्ट व्यक्ति है, वो अम्बेडकरवादी है। लेकिन पांडरी गांव वो अगर आंदोलन के रास्ते से सॉल्व करने के लिए बलन भाऊ आएंगे तो अम्बेडकरवादी, लेकिन अगर वो कानूनन रूप से सॉल्व करने के लिए आएंगे तो अम्बेडकरवादी नहीं है। ये कौन होते हैं ये डिक्लेयर करने वाले? ये इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? वहाँ पर 2 समुदायों में आपसी जन भावना या जुड़ा भावना जिसे कहते हैं वो भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने नहीं करना चाहिए। ये समय ऐसा है कि इस समय तो समाज को साथ में लेकर चलना चाहिए ना। एक पर्टिकुलर एक छोटे से मुद्दे के लिए, एक गेट के लिए किसी विधायक रहते हुए व्यक्ति को ये कहे कि आप अम्बेडकरवादी नहीं है, ये तो बहुत गलत है। और ये मुझे ऐसा समझता है ये अन्याय है, विधायक महोदय के ऊपर अन्याय है। क्योंकि विधायक महोदय 5 साल से वहाँ पर आना जाना करते हैं, उनके हाथ से उस जगह के भूमि पूजन भी हुआ है। फिर ऐसा क्या हुआ कि बलन भाऊ वानखेड़े के खिलाफ माहौल बना हुआ है? ये पांडरी गांव के लोगों को भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उनको भी थोड़ा बहुत कानून का ज्ञान होना चाहिए, यंग जनरेशन को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कानून चीज होती है, कानून के रूप में चलो। आपके पास 10 पत्र है सरकार के, पूरे पत्र सरकार के पांडरी गांव के वो फेवर में है, वहाँ गेट बनाने के फेवर में है, सबने आदेश दिए हुए, लेकिन आचार संहिता में भी थोड़ा बहुत काम रुक जाता है। आचार संहिता के बाद बनेगा, लेकिन वो गेट के चक्कर में आप किसी व्यक्ति को डोमिनेट नहीं कर सकते, खासकर इस रूप में कि आप अम्बेडकरवादी नहीं है। हो सकता है उन्हें लगता हो कि भाभी जी चुन के आए कमल पे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जय भीम का गेट भी बना दे। देखिए जय श्री राम बोलते हुए जय भीम का गेट नहीं बन सकता। दोनों चीजें, दोनों नारे जो है धुर विरोधी है। जिस दिन भी ये बात होंगी भाभी जी की तरफ से या इनकी ओर से भी, उस दिन माहौल खराब होगा। जय श्री राम की जगह पर रहने दीजिए, जय भीम की जगह पर रहने दीजिए। दोनों का अलग स्थान है। वो धार्मिकता के रूप में रहने दीजिए। धार्मिकता को राजनीति में लाने की वजह से जन भावना और उन्होंने ये भी कहा था भाभी जी ने कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। तो क्या पांडरी गांव के लोगों तक ये मैसेज नहीं गया है? तो देखिए ना, अभी पांडरी गांव में तो खुद आनंद राज जी है, वहाँ गए ना, और बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी के भी कार्यकर्ता वहाँ हैं। तो इन कार्यकर्ताओं को आनंद राज जी को ने क्यों नहीं बताया पांडरी वालों को कि भाई इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा? यहाँ की निवर्तमान सांसद ने कहा है, नवनीत जी राणा ने कहा है,
तो पांडरी गांव वालों को ये समझना चाहिए कि हमारा नेता इसके विषय में या इसके विरोध में या हमारा उम्मीदवार इसके विरोध में प्रचार न करते हुए एक सर्वधर्म संभाव की जो विचारधारा रहती है देश में रखा है, उन्होंने साबित करके बताया कांग्रेस वालों ने कि हम हर धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझ, इन लोगों ने ये समझना चाहिए, और जब ये समझेंगे तो गाँव भी समझ जाएगा, गाँव वालों को पता चलेगा कि हम किस कुचक्र में फंसे हुए हैं। दलित समाज का पतन का कारण यही है कि हमारे लीडर हमें भ्रमित करते आए हैं और हम भ्रमित होते रहते हैं। ये थे हमारे साथ में राजू जी चौथमल। कल 14 अप्रैल आने वाली है, तो एक हम राजू जी से शुभेच्छा लेंगे और अपने कार्यक्रम को विराम देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर